गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विधायिका के बारे में। ठीक है, तो विधायिका के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं इसको हम एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और विधायिका जो कि आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, क्योंकि आप सब जानते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा है ना, विधानसभा, विधान परिषद, तो इन चारों चैप्टर से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज की जो ये टॉपिक हमारा है विधायिका, इसमें हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात ये कि हम आज समझेंगे विधायिका का स्ट्रक्चर, ठीक है? कि विधायिका किन-किन तत्वों से मिलके बनी होती है या किन-किन निकायों से मिलके बनी होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि संघीय विधायिका और राज्य विधायिका, ठीक? तो संघीय विधायिका एक होती है और दूसरी होती है हमारी राज्य विधायिका। तो संघीय विधायिका के अंतर्गत क्या आता है? संसद। और राज्य विधायिका के अंतर्गत क्या आता है? राज्य विधानमंडल, ठीक? अब संसद के अंतर्गत क्या-क्या आता है? किन-किन निकायों से या किन-किन लोगों से मिलकर के हमारी संसद बनती है? एक बार उसको भी जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? उच्च सदन, और लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलकर के क्या बनते हैं? संसद, ठीक? और उसी प्रकार से जो राज्य विधानमंडल हमारा होता है, वह बनता है राज्यपाल से, विधानसभा से और विधान परिषद से। अगर विधान परिषद उस राज्य में है तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है? तो जो हमारा राज्य विधानमंडल बनेगा, वो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद के माध्यम से मिल करके बनता है, ठीक? अब आज हम लोग अपनी क्लास में संघीय विधायिका के अंतर्गत संसद को पढ़ने वाले हैं, और संसद में क्या पढ़ेंगे? राज्यसभा और लोकसभा को, ठीक है? और जब हम दूसरी क्लास करेंगे तब वहाँ पे पढ़ेंगे राज्य विधायिका, जिसके अंतर्गत राज्य विधानमंडल पढ़ेंगे, और उसमें विधानसभा और विधान परिषद पढ़ेंगे, ठीक? चलिए, तो आज क्लास में हम लोग देखने वाले हैं संघीय विधायिका, ठीक? तो सबसे पहले हम यहाँ पे संघीय विधायिका के बारे में कुछ पॉइंट जानेंगे कि संघीय विधायिका क्या होती है, और संघीय विधायिका के अंतर्गत जो हमारा संसद होता है उसका गठन कैसे होता है। तो जब हम संघीय विधायिका के बारे में जान लेंगे और संसद के बारे में जान लेंगे, फिर हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे राज्यसभा, और राज्यसभा की क्लास पूरी होने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, तब पढ़ेंगे लोकसभा, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले राज्यसभा को समझ लेते हैं कि राज्यसभा में हमको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, और उसके बाद जब हम कल की क्लास में आएँगे, तब उसमें पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। तो आइए एक बार इसकी ब्रीफिंग कर लेते हैं। तो राज्यसभा में सबसे पहला टॉपिक है, पॉइंट है कि राज्यसभा की संरचना, और सेकंड पॉइंट है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, और तीसरा पॉइंट है राज्यसभा के सदस्यों हेतु अर्हता, मतलब उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या-क्या होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, उसके बाद राज्यसभा के पदाधिकारी, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा की शक्तियाँ। तो इस प्रकार से हमारा ये जो टॉपिक होगा वो पूरा होगा राज्यसभा। और राज्यसभा पढ़ने के बाद फिर हम जब नेक्स्ट क्लास आएँगे, कल की क्लास में, तब वहाँ देखेंगे लोकसभा के बारे में, ठीक है? तो आइए आज की क्लास में हम लोग अपना प्रारंभ करते हैं राज्यसभा। और राज्यसभा से पहले सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं संघीय विधायिका के बारे में, जिसको हम बोलते हैं फेडरल लेजिस्लेचर, ठीक? चलिए, तो संघीय विधायिका के बारे में सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही लिखा है कि संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें दो सदन, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? उच्च सदन, और लोकसभा को क्या बोलते हैं? निम्न सदन। तो जो हमारे भारत की सदनीय व्यवस्था है वो दो दो सदनों से मिलकर के बनी है। एक का नाम है राज्यसभा और दूसरे का नाम है लोकसभा। और राज्यसभा को हम लोग बोलते हैं उच्च उच्च सदन, और लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन। दूसरा पॉइंट ये है कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है, मतलब जब सांसदों का चुनाव होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लोकसभा का चुनाव, ठीक है? अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। एवं यह एक अस्थायी सदन है। अस्थायी का मतलब इसे इसे भंग किया जा सकता है, मतलब देखो आगे हमने लिख भी दिया है, या कभी भी भंग हो सकती है। तो वहीं राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अर्थात इसका विघटन नहीं किया जा सकता, ठीक है? लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है, जिसको कभी भी भंग किया जा सकता है। लेकिन जो हमारा राज्यसभा है, वह क्या है? एक अस्थायी सदन है, और उसको विघटित नहीं किया जा सकता, ठीक? चलो हम बात कर लेते हैं इसके संवैधानिक उपबंध की, कि कि संविधान में कहाँ पर संघीय विधायिका की बात कही गई है। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर के 122,
भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 में सदन के गठन संसद के गठन, संरचना, संसद के दोनों सदनों की अवधि, संसद के अधिकारी, सदन और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों आदि के बारे में उल्लेख किया गया है। तो संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 79 से 122, ठीक है, यहाँ तक जो है संसद के बारे में बातें कही गई हैं। क्लियर है इतना? चलिए, तब आइए अब सबसे पहले देखते हैं संसद का गठन, ठीक है। तो संसद के गठन को एक बार हम समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि अनुच्छेद 79 इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा के सम्मिलित रूप को संसद कहा जाता है। अर्थात राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, ठीक है। मतलब जब भी हमारी संसद की बात होगी कि संसद किन किन तत्वों से मिलकर बनी है, तो उसमें नाम आएगा राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति के साथ साथ कौन कौन लोग, हमारे लोग, लोकसभा और राज्यसभा और साथ में राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के संसद कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, तो राज्यसभा केंद्र में राज्यों व केंद्र शासित राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक। अब इसी के साथ दो नोट पॉइंट भी हैं, इसको भी जान लेते हैं। तो नोट पॉइंट देखो, पहला ये है कि संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं होता है, क्योंकि राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है, ठीक है। मतलब राज्यसभा में राज्यों का जो समान प्रतिनिधित्व नहीं है, आप सबको पता है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर राज्य में जनसंख्या कम और ज़्यादा है, तो उसी नाते जो यहाँ पे उनका समान प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और ना ही वह संसद में बैठता है, परंतु राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। क्यों? क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति न प्रदान कर दे, ठीक है। तो मतलब बिना राष्ट्रपति के साइन किए कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता है, इस नाते राष्ट्रपति भी संसद का ही पार्ट माना जाता है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब जो आज की क्लास है उसका नाम है राज्यसभा, है ना। तो आइए सबसे पहले राज्यसभा को देख लेते हैं, फिर कल की क्लास में हम लोग लोकसभा को देखेंगे, ठीक। चलिए, तो राज्यसभा के बारे में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है यही कि राज्यसभा यानी कि उच्च सदन की संरचना कैसे होती है। तो यहाँ पे देखो लिखा है ना, हमने आपसे क्या बताया कि 79 से 122 अनुच्छेद, इन इसके अंतर्गत लोकसभा की बात भी होगी, राज्यसभा की बात भी होगी। अभी आपने ऊपर ही पढ़ा कि अभी आपने ऊपर ही पढ़ा कि 79 में जो है संसद के गठन की बात कही गई है, ठीक है। अब संसद के तो गठन की बात होगी 79 में, लेकिन अब राज्यसभा के गठन की बात हो रही है, ठीक है। संसद का गठन 79 में, अनुच्छेद 79 में, और जब राज्यसभा के हम गठन की बात कहेंगे तब हम क्या कहेंगे? अनुच्छेद 80, है ना। तो देखो वही पहला पॉइंट लिखा है कि संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का प्रावधान करता है, ठीक। सेकंड पॉइंट ये है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह 245 है। कितनी हो सकती है? टोटल अधिकतम 250, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 245। अब इन 245 में कौन कौन से लोग होंगे, पहले इसको जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लिख दिया हमने, अधिकतम जो निर्वाचित होने वाले सदस्य हैं वो 238 हो सकते हैं, ठीक। परंतु वर्तमान में कितने हैं? 233 हैं। अब देखो 238 और अब इसमें वर्तमान में कितने हैं? 245 हैं, तो 245 में से हम जब 238 कम कर देंगे तो कितना हमें मिलेगा? 12। तो ये जो 12 बंदे आएंगे वो कहाँ से आएंगे? इनका मनोनयन किया किया जाएगा। और ये किस क्षेत्र के होंगे? उसमें से देखो, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, इन क्षेत्रों से इन 12 लोगों का मनोनयन किया जाता है, ठीक है। तो 12 लोग क्या होंगे? मनोनीत होंगे, और प्लस 233 लोग जो है वर्तमान में निर्वाचित होंगे। लेकिन जो निर्वाचित हमारे जो सदस्य हो सकते हैं वो 238 हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, ये सॉरी 250 में से जब 238 कम करोगे तो 12 लोग जो है मनोनीत वाले आपको मिल जाएंगे। मतलब 250 में से 12 मनोनीत और प्लस 238 निर्वाचित, लेकिन 238 में से वर्तमान समय में 233 लोग निर्वाचित हैं, ठीक है। ठीक है। और
तो यहाँ पे आपने देखा 250 में से 238 जब माइनस करोगे तो आएगा 12 लोग। तो ये 12 लोग कहाँ से आएंगे? इनका मनोनयन किया जाएगा। और क्षेत्र कौन सा होगा? साहित्य, विज्ञान और कला और समाज सेवा, ठीक। और 238 मैक्सिमम निर्वाचित हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं? 233, ठीक। इस बात को याद रखिएगा, चूंकि ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि राज्यसभा में कितने लोग मनोनीत किए जा सकते हैं, तो 12 लोग किए जा सकते हैं। और इनकी जो वर्तमान में कुल संख्या है वो कितनी है? 245। और कितने हो सकते हैं अधिकतम? वो है 250। चलिए, अब चौथी बात यह है कि प्रत्येक राज्य में कितने सदस्य होंगे, इसका निर्धारण राज्य विशेष की जनसंख्या के आधार पर होता है, ठीक है। चलिए, पांचवी बात में हमने लिख दिया है कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की सीटों की सर्वाधिक संख्या 31 है। मतलब राज्यसभा में सबसे ज्यादा मेंबर उत्तर प्रदेश से ही हैं, और वो संख्या कितनी है? 31 है, 31 है। उसके बाद महाराष्ट्र से हैं कितने? 19 लोग। बाकी उसके बाद फिर आपका तमिलनाडु से 18 लोग, फिर पश्चिम बंगाल से 16 लोग हैं, और फिर बिहार से 16 लोग हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई कि राज्यसभा में जो राज्य हैं उनसे आने वाले प्रतिनिधियों की संख्या है। सारे राज्यों का हमने यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन इतने लोगों का हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो इसमें देखो, जो पहला पॉइंट लिखा है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है, जिसका वर्णन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के विस्तार में किया गया है। दूसरा पॉइंट यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(4) के अनुसार राज्य विधानमंडल, मतलब कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, लेकिन मनोनीत द्वारा नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इतनी बात क्लियर हुई कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होंगे उनका निर्वाचन कैसे होगा। सबसे पहली बात कि उनका जो निर्वाचन सीधे जनता के माध्यम से नहीं होगा, तो किसके माध्यम से होगा? जनता ने जिन प्रतिनिधियों को विधानसभा में भेजा है, अपने राज्य की विधानसभाओं में भेजा है, उनके द्वारा इनका चयन किया जाता है, ठीक है, चुनाव किया जाता है। तो वही बात हमने यहाँ पे लिख दी है कि राज्य विधानमंडल यानी कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, जिसमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि राज्यसभा के सदस्यों हेतु अर्हता, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। पहली बात यह कि वह भारत का नागरिक हो। सेकंड बात यह कि वह उसकी जो उम्र है वह 30 वर्ष पूरी हो चुकी हो। और तीसरी बात है कि वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, और मंत्री के पद को छोड़ करके, क्योंकि आपको पता है कि मंत्री का जो पद होता है वो लाभ का पद नहीं माना जाता है संविधान के अनुसार, ठीक है। चलिए, और जो चौथी बात यह है कि वह विकृत मस्तिष्क का ना हो, मतलब एक सामान्य व्यक्ति होना चाहिए। चलिए, अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा। तो राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल के बारे में लिखा है कि यह एक अस्थायी सदन है, अर्थात राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता, अनुच्छेद 83(1) के अनुसार। दूसरी बात यह है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। इसके सदन का प्रत्येक इस सदन का प्रत्येक सदस्य 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। मतलब राज्यसभा का जो मेंबर होता है, जो सदस्य होता है, उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों के लिए होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3, 1/3, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तथा उतने ही नए सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। और यह भी लिखा है अनुच्छेद 83(1) के अनुसार। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का है, तो आप क्या बताएंगे? 6 वर्ष होता है, ठीक। चलिए, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपना, और वो है राज्यसभा के पदाधिकारी, है ना। तो राज्यसभा की कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं? तो यहाँ पर देखो 3 लोग होते हैं जो इसके पदाधिकारी होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो मेनली 2 ही होते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। राज्यसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, एक का नाम है सभापति जिसको हम चेयरमैन बोलते हैं, और दूसरा होता है उपसभापति जिसको हम डिप्टी चेयरमैन बोलते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और उसके लिए कहा गया अनुच्छेद 89। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो राज्यसभा का सभापति होगा, उपराष्ट्रपति हमारा, वह जो है राज्यसभा का मेंबर नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि राज्यसभा सदस्यों द्वारा उसी सदन के किसी व्यक्ति को उपसभापति हेतु निर्वाचित
कर दिया जाता है और जो आपका उपसभापति होगा वो उस राज्यसभा का ही कोई मेंबर नियुक्त किया जाता है। ठीक है। चौथी बात यह है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। यह बात कई बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। पांचवा पॉइंट ये है कि राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, अगर मान लीजिए उनको हटाना है, तब 14 14 दिन पूर्व सूचना के साथ राज्यसभा के में प्रस्ताव पास किया जाता है और उपसभापति को निम्न आधारों पर पदमुक्त किया जा सकता है। पहला ये कि यदि राज्यसभा की सदस्यता की अवधि समाप्त हो गई हो। दूसरा कि अगर वो सभापति साहब को अपना त्यागपत्र दे चुके हों। और तीसरी बात ये है कि राज्यसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करके ऐसा करने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। ठीक। और इन दोनों पदाधिकारियों के अलावा एक तीसरा भी पदाधिकारी होता है, उसको हमने यहाँ नोट पॉइंट में लिख दिया है और उसका नाम होता है राज्यसभा महासचिव। राज्यसभा महासचिव कहलाता है और महासचिव की जो नियुक्ति होती है वो राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है। मतलब जो राज्यसभा का महासचिव होगा उसको कौन नियुक्त करेगा? राज्यसभा का सभापति। और यह सभापति का सदन यह सभापति का उसके बाद कामा, फिर उसके बाद सदन का एवं सदस्यों का संसदीय कृत्यों तथा क्रियाकलापों संबंधी मामलों का सलाहकार होता है। यह लोकसभा महासचिव की भांति कार्यपालिका का अस्थायी तथा निरपेक्ष पदाधिकारी होता है और यह जो एक प्रशासनिक पद होता है। ठीक है। तो और इसका काम होता है कि वहाँ पे सलाह देना या शासन संबंधित जो भी गतिविधियाँ हैं उन पर नज़र बनाए रखना। ठीक है। तो ये पद होता है आपका राज्यसभा महासचिव का। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि राज्यसभा की शक्तियाँ एवं कार्य, है ना, कि राज्यसभा की शक्तियाँ क्या हैं और इसके कार्य क्या हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राज्यसभा की 3 शक्तियाँ मिली हैं। पहले का नाम है विधायी शक्तियाँ, दूसरा आपका विशिष्ट शक्तियाँ और तीसरा आपका है अन्य शक्तियाँ, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं विधायी शक्तियाँ, विशिष्ट शक्तियाँ और अन्य शक्तियाँ हैं। तो आइए फटाफट इसको भी देख लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग विधायी शक्तियों के बारे में राज्यसभा को कौन कौन सी शक्तियाँ दी गई हैं। तो पहला ये है कि गैर वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में लोकसभा की भांति राज्यसभा को भी उतनी ही शक्ति प्राप्त है। ऐसे विधेयक दोनों सदनों की सहमति के बाद ही कानून बनते हैं। अगर कोई विधेयक गैर वित्तीय है, क्योंकि आपको पता है कि जो वित्त विधेयक होता है वो लोकसभा में ही सबसे पहले पेश किया जाता है। तो उस धन विधेयक को छोड़ करके या वित्त विधेयक को छोड़ करके बाकी जितने भी विधेयक हैं उनको हम क्या बोलते हैं? गैर वित्तीय विधेयक बोलते हैं। तो जितने भी गैर वित्तीय विधेयक होते हैं उसके संदर्भ में लोकसभा की भांति राज्यसभा को भी उतनी ही शक्ति प्राप्त है। मतलब दोनों की शक्तियां बराबर हैं, लेकिन वित्त विधेयक के संदर्भ में लोकसभा की शक्ति ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वित्त विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। ठीक है। और ऐसे विधेयक दोनों सदनों की सहमति के बाद ही कानून बनते हैं। दूसरी बात यह है कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में सीमित शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है। देखो, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में सीमित शक्ति प्राप्त है। इस संदर्भ में राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विचार करके अपनी राय लोकसभा को भेजनी होती है। मतलब ये है कि अगर कोई धन विधेयक किसी राज्यसभा के पास जाता है विचार के लिए, तो राज्यसभा उसको सिर्फ और सिर्फ 14 दिनों तक ही रोक सकती है। उसके बाद उसको अपनी राय लोकसभा को देनी होगी। देन जो तीसरा हमारा पॉइंट है वो यही कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा की शक्तियों के बराबर है। ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं विशिष्ट शक्तियों के बारे में। तो इसमें देखो एक पॉइंट लिखा है कि देश के संघात्मक ढांचे को बनाए रखने के लिए राज्यसभा के पास 2 विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं जो कि लोकसभा के पास नहीं है। ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं उसको जान लेते हैं। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। क्या मतलब हुआ इसका? कि अनुच्छेद 249 ये कह रहा है कि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से
राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं। आप सबको पता है कि संघ सूची का एक विषय होता है, एक राज्य सूची का विषय होता है और एक समवर्ती सूची का विषय होता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारा राज्यसभा है वह क्या करता है, अनुच्छेद 249 के तहत अगर कोई राज्य सूची का विषय भी है तो उसको भी वह राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि अनुच्छेद 312 के अकॉर्डिंग वह जो है कोई नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित कर सकता है। ठीक है, कोई नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित कर सकता है। और इसमें भी वही बात है कि उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से, अपने मन से नहीं, इतना इतना समर्थन चाहिए, तब जाकर के वह किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थापित कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। तीसरा जो उसकी जो शक्तियां हैं वो है हमारी आपातकाल की अवधि। 1 माह से अधिक है, आपातकाल की अवधि यदि 1 माह से अधिक है और उस समय लोकसभा विघटित हो तो राज्यसभा का अनुमोदन कराया जाना जरूरी होता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। चौथा आपका है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर कभी उपराष्ट्रपति को हटाना है तो इसके लिए जो प्रस्ताव आएगा वो कहाँ से आएगा, केवल और केवल राज्यसभा से आएगा। और पांचवी बात यह है कि राष्ट्रपति के महाभियोग तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को पद से हटाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। कौन? राज्यसभा। तो इस प्रकार से इसकी 3 शक्तियां हमने आज जानी है, विधायी, विशिष्ट और अन्य। तो आज क्लास ये रही। अब हम लोग इसको जो है अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, लोकसभा को। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने राज्यसभा को पढ़ लिया और संसद के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा जो बचता है वो है सिर्फ और सिर्फ PYQ। तो अगली क्लास में हम लोग PYQ करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा। ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।